डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम एक साथ कुछ ऐसे कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कॉमन हैं। तो इसमें हमने दो अहम बातें आज तक डिस्कस की हैं। एक है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी अगर हमें किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो मैंने बताया आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि हम किस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स और उनका एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, और फिर हमें वो रूल्स आने चाहिए जो रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। इसमें हमने पूरी तरह से एक्सपर्टाइज हासिल किया है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के दौरान ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, और यहाँ पर भी मैंने आपको पिछले कई लेक्चर्स में इस बात को क्लियर किया है कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। और मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी ग्रुप के बारे में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, और फिर अक्सर उस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें डिस्कस करना होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मैंने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी से एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके साथ डिस्कस की है। इसी तरह से एस ब्लॉक में भी मैंने दो ग्रुप्स चूज किए। पहले हमने हेलोजन्स की ऑक्सीजन स्टेट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली कल हमने डिस्कस की। तो इस तरह से ऑक्सीजन स्टेट के बारे में जो भी अहम पॉइंट्स थे वो हम पिछले 1 2 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप किसी भी ग्रुप की ऑक्सीजन स्टेट डिस्कस कर सकते हैं और आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज एक और कॉमन चीज़ है, कॉमन मेरे कहने का मतलब है कि जो हर ग्रुप के बारे में जब भी पूछा जाता है, चाहे एस ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट हो, तो एग्जाम्स में खासकर ये बात पूछी जाती है, वो है anomalous behavior of first element of each group. Anomalous behavior of first element of each group. Anomalous behavior of first element of each group. जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में तो हमारे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के बारे में आप जानते हैं। आप एस ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक हैं, तो हर ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम आपको मालूम है। अब इन ग्रुप्स में जो ग्रुप का पहला मेंबर है, जैसे ग्रुप फर्स्ट में अल्कली मेटल्स में पहला एलिमेंट लिथियम है, इसी तरह से ग्रुप सेकंड में जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, उनका पहला एलिमेंट बेरिलियम है। इसी तरह से ग्रुप 13 में पहला एलिमेंट जो है वो बोरान है। ग्रुप 14 में पहला एलिमेंट कार्बन है।
फिर ग्रुप 16 में 15 में नाइट्रोजन है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन है। तो फिर नोबल गैसेस हैं, उनका पहला एलिमेंट हीलियम है। खैर नोबल गैसेस जो हैं वो तो हैं ही कम रिएक्टिव एलिमेंट्स, इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए जो ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप है, ये इन एलिमेंट्स के बारे, या जो ग्रुप्स फर्स्ट सेकंड 13 to 17 जो हैं, इनके बारे में हम ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। बात सिंपल सी है, आपने वैसे भी ये बात जब आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा है, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की है कि हर एलिमेंट, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होता है, इसका बिहेवियर जो होता है दैट इज डिफरेंट देन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। यानी बात सुनिए हम क्या कह रहे हैं। एक हमारा कंसेप्ट ये है कि पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबों की प्रॉपर्टीज, खासकर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे शो ए वेरिएशन, बट एज पर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न्ड, they show the same chemical behavior. It is because of their same valence shell electronic configuration. But still you will observe that the first element of each group shows somewhat different character, somewhat different behavior than the rest of the elements of the same group. यानी लिथियम जो है, इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, you will observe that this lithium shows somewhat a different character than the rest of the elements of the same group. या आपके पास फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन है हेलोजन फैमिली में। यहां पर जो फ्लोरीन एलिमेंट है, दिस फ्लोरीन एलिमेंट शोज डिफरेंट कैरेक्टर, different behavior than rest of the elements of the same group. अब सवाल पैदा ये होता है, अगर n की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबों की सेम है पहला एलिमेंट लेकर के, तो फिर इस पहले एलिमेंट का बिहेवियर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से क्यों डिफरेंट है? तो ये मैं बता दूं कि सिंपल सी बात है कि जो पहला एलिमेंट होता है, पहले एलिमेंट में कुछ खास बातें होती हैं जो कि उसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स में नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, जो पहला एलिमेंट होता है, इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉल साइज। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इज स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। इस बात का अंदाजा आपको अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल में हुआ है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि लिथियम जो है ये छोटा है एज कंपेयर टू सोडियम, सोडियम छोटा है एज कंपेयर टू पोटेशियम। यानी जो जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए पहला एलिमेंट जो होता है, इसका साइज जो होता है ये बहुत कम, छोटा होता है। इट इज एटॉमिक रेडियस और इट्स एटॉमिक साइज is very less than the rest of the elements of the same group. इसलिए छोटा एलिमेंट, छोटा साइज होने के सबब इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। वही बात यहां पर भी है, फ्लोरीन का साइज जो है दैट इज स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो रीजन आपको याद रखना है कि क्यों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फिर जब आप पर्टिकुलर ग्रुप्स में जाओगे, वहां पर आप देख सकते हैं कि लिथियम की कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं जो इसी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिजेबल नहीं करती हैं। मगर यहां पर जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो हमें ये देखना है कि क्या वजह है कि ये पहला एलिमेंट जो होता है इसकी प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से डिफरेंट क्यों होती है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने का एक वजह जो है दैट इज द स्मॉल साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह से दूसरी इंपॉर्टेंट वजह जो इसके लिए है वो ये है कि जो पहला एलिमेंट होता है, इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन
enthalpy and high electronegativity value and high electronegativity value। दूसरा रीजन जो है कि ये जो पहला एलिमेंट होता है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है दैट इज हायर देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। इसी तरह से जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज आल्सो हायर देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। आप जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये वो एनर्जी है which is required to pull out the most loosely bound electron from a gaseous atom to change it into a gaseous cation। यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस होता है क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होता है, स्ट्रांगली जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए वही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। और इनमें से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें काम आती है उससे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा IH हम इससे लिखते हैं। पहला एलिमेंट जो होता है जो ये छोटा होता है, इट इज स्मॉलर इन साइज, जैसे हमने ऊपर पहले वाली कंडीशन में लिख लिया, ये छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। जब एटम छोटा होगा तो आप खुद देख लीजिए, मान लो ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो है शेल है, फिर दूसरा एटम है ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक इस तरह से साइज है, फिर तीसरा एटम है तो उसकी स्ट्रक्चर ये होगी। यानी जो जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं एटम का साइज बढ़ता जा रहा है और इस एटम के ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल है इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब आप खुद देख लीजिए, अब यहाँ हर एक जगह यानी किसी भी ग्रुप में आपने देख लिया कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर आप ग्रुप फर्स्ट की बात करेंगे तो मान लो ये लिथियम एटम है, इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम एटम है, इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये पोटेशियम है, इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो जो एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान साइज या दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान दूरी बढ़ती जा रही है। इसलिए जब हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, ये हम आसानी के साथ नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमें यहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम लिखते हैं कि जो छोटे एटम्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज्यादा होती है, वो हम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो जो हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। तो नीचे आके आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, तो पहला वाला एटम जो होता है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई होती है। इसी तरह से जो पहला एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है या हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। ये जो छोटे एटम्स होते हैं, यानी हर ग्रुप का पहला एटम बाकी एलिमेंट से छोटा है, ये जो छोटे साइज के एटम्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी जो होती है, ताकत जो होती है, या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है वो ज्यादा होती है। वो भी इसी साइज से हमें पता चल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने में जब किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, ऐड करना होगा, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब जितना न्यूक्लियस और बाहर वाले जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो आएगा एटम में ऐड होने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन इसी बाहर वाले शेल में ऐड होगा। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा दैट विल गेट एडेड टू द एटम इन द आउटर मोस्ट शेल।
मगर ये खुद ही नहीं होगा। ये ऐड होने के लिए न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तब जाके वो शेल में ऐड होगा। इसका मतलब ये हुआ जहां न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है वहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। जहां न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जाहिर सी बात है, छोटे एटम्स में चूंकि न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल में डिस्टेंस कम होती है, इसलिए न्यूक्लियस का असर इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा पड़ेगा जो यहां आएगा ऐड होने के लिए। उसके बरअक्स इस एटम में न्यूक्लियस उतना ज्यादा एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं दिखाएगा, या ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यही वजह होती है कि ये जो पहले एटम्स होते हैं, हर ग्रुप का पहला एटम जो होता है, जहां इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई होती है, वहीं पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई जिसकी वजह से ये जो पहला एटम होता है, पहला एलिमेंट होता है ईच ग्रुप का, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आपने ऑक्सीजन स्टेट में भी ऑब्जर्व किया होगा, यहां पर मैं बता दूंगा, आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। वो ये है कि पहला एलिमेंट जो होता है, ईच ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होता है, इसमें डी सबशेल अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एब्सेंस ऑफ डी सबशेल और डी ऑर्बिटल्स, यू मे राइट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। यानी फर्स्ट एलिमेंट जो ईच ग्रुप का है उसमें डी ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं होते हैं। डी ऑर्बिटल मौजूद न होने के सबब ये एलिमेंट जो हैं ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं फिर से मैं इस हैलोजन की एग्जांपल लूंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन की एग्जांपल को लेकर हम बात करेंगे। फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो फ्लोरीन है इसमें दो शेल हैं, एक शेल नंबर 1 और दूसरा शेल नंबर 2, यानी के शेल एंड एल शेल। हम जानते हैं के शेल में एक ही सबशेल होता है, दैट इज 1s। के शेल में एक ही सबशेल है, दैट इज 1s। जबकि दूसरा शेल जो है दैट इज एल शेल, उसमें दो सबशेल होते हैं, एक है s और दूसरा है p, 2s एंड 2p, दो ही सबशेल हैं। यहां पर कोई डी सबशेल मौजूद नहीं है। उसके बरअक्स अगर आप क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दैट विल बी 1s2 2s2 2p6, उसके बाद है 3s2 3p5। आप देख लीजिए 2 और 8 10, 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए ये के शेल है, यहां पर भी के शेल में एक ही सब शेल है s। ये दूसरा एल शेल है, यहां पर भी एल शेल में दो ही सब शेल हैं। और क्लोरीन में तीसरा शेल भी मौजूद है 3s 3p। तीसरा शेल जो होता है उसमें 3 सब शेल होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है, पिछली दफा भी बताया हमने, 3s 3p एंड 3d। यहां पर 3d भी हमारे पास मौजूद है, यानी क्लोरीन जो है इसमें 3d भी मौजूद है, मगर इस 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जितने भी डी ऑर्बिटल हैं 5 हैं, तो डी सबशेल जो है या डी ऑर्बिटल्स जो क्लोरीन में है वो वैकेंट है। इसी तरह से सोडियम में भी होगा। अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वहां पर आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी दैट विल बी, सोडियम में नहीं बल्कि पोटेशियम में, सोडियम में नहीं पोटेशियम में आप देखेंगे तो पोटेशियम में हाँ 3 शेल हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो फिर यहां पर भी है 3p और 3d, यानी यहां पर p भी खाली है, d भी खाली है। यानी सोडियम में
P सब शेल भी अवेलेबल है, D सब शेल भी अवेलेबल है, जबकि लिथियम में कोई D सब शेल अवेलेबल नहीं है। खैर, मैं कह रहा था कि ये बात समझने के लिए कि जो पहले वाले एलिमेंट में D सब शेल एब्सेंट होते हैं, उस D सब शेल की एब्सेंस की वजह से इसका बिहेवियर जो है वो डिफर क्यों हो रहा है। तो वो चीज समझाने के लिए मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन की एग्जांपल ले ली। आपको याद होगा, हमने पिछली दफा ऑक्सीजन स्टेट में पढ़ा कि फ्लोरीन जो है इसका ऑक्सीजन स्टेट हमेशा -1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट जो है दैट इज ऑलवेज -1। 1 इसलिए क्योंकि दिस फ्लोरीन इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2s2 2p6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से मिल जाएगी, नियॉन जैसी हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेबल बनेगा जस्ट बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो एटम गेन करता है, तो गेन करने से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्सीजन स्टेट -1 होगा। दूसरी बात, अब अगर ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी फ्लोरीन में -1 ही ऑक्सीजन स्टेट आता है, क्योंकि माइनस ऑक्सीजन स्टेट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपाउंड में, उस पर नेगेटिव चार्ज आती है, जो लेस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चाहे पीरियोडिक टेबल की किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाएगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो हमेशा 1 होगी, -1 होगी। अच्छा, तो ये फ्लोरीन की बात है। फ्लोरीन हमेशा एक ही ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, दैट इज -1। उसके बरकस क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बारे में हमने पढ़ा है, इसका ऑक्सीजन स्टेट -1 भी है, इसका ऑक्सीजन स्टेट +1 भी है, इसका ऑक्सीजन स्टेट +3 भी है, इसका ऑक्सीजन स्टेट +5 भी है। इवन अगर हम चाहेंगे +7 भी ऑक्सीजन स्टेट इसका हो सकता है, मगर ये कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बनाता है, वरना थ्योरेटिकली हम +7 भी इसका ऑक्सीजन स्टेट लिख सकते हैं, जैसे आयोडीन में होता है +7 ऑक्सीजन स्टेट। कम से कम क्लोरीन में -1 भी है, +1 भी है, +3 भी है, +5 भी है। तो इसका -1 और +1 जो है वो हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यहां पर क्लोरीन जो है इट इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एज सोडियम क्लोराइड, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 आ जाती है। अब अगर यही क्लोरीन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, क्लोरोफ्लोराइड, इंटरहैलोजन कंपाउंड क्लोरोफ्लोराइड, वहां पर चूंकि क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट जो होगा दैट विल बी +1। उसके बरकस जो कंपाउंड बनाता है ClF3, क्लोरो ट्राइफ्लोराइड, यहां क्लोरीन में +3 ऑक्सीजन स्टेट है, फ्लोरीन में -1 है। इसी तरह से जो कंपाउंड बनाता है ClF5, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, तो यहां क्लोरीन पे +5 ऑक्सीजन स्टेट आता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये +3 +5 कैसे है। पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये तो ग्राउंड स्टेट की बात मैं कर रहा था, जब क्लोरीन पे -1 या +1 ऑक्सीजन स्टेट होता है। जब क्लोरीन +3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा, तो उस वक्त क्लोरीन क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करके 3d में ले जाएगा। ये इस तरह है, 3p5, इन 2 इसमें है, 2 इसमें है, 1 इसमें है, 2 2 4 और 1 5। इसका d जो है ग्राउंड स्टेट में ये सारा वैकेंट है। जब क्लोरीन को 3 बॉन्ड बनाने होंगे, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा। इसका मतलब है यहां पर 2 हाफ फील्ड रह जाएंगे और एक नया हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्रिएट होगा d में। तो इस तरह से 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं, तो 3 बॉन्ड बन सकते हैं, तो ऑक्सीजन स्टेट क्लोरीन का उसका 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जब यहां जाएगा, तो 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे। 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्रिएट होने का मतलब यह हुआ कि अब यहां पर 5 बॉन्ड बन सकते हैं, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट +5 आ जाएगा। यानी ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये तब पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होना, जब इस एटम के पास d ऑर्बिटल्स, वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे, तब कहीं जाके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए
और वैकेंट डी ऑर्बिटल में चले गए। क्योंकि फ्लोरीन जो था इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं थे, इसलिए यहां पर कोई एक्साइटेशन नहीं हो गई। यही वजह है कि फ्लोरीन में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल न होने के सबब फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो यही हाल बाकी एलिमेंट्स का है, चाहे आप ऑक्सीजन लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, कार्बन, बोरान, बेरिलियम, लिथियम जो भी एलिमेंट आप लेंगे, पहला एलिमेंट जो होगा, इस पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होंगी दे विल बी कंप्लीटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। उसके बरक्स एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन्स। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन्स, पोलराइजिंग पावर, ये जो पोलराइजिंग पावर है, ये एक्चुअली जब पॉजिटिव आयन होता है, ये नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो कितना अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी। ये टर्म्स आपने पढ़ी हैं पहले से, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने ये बातें डिस्कस की हैं। तो ये जो छोटा पॉजिटिव आयन होता है, छोटे पॉजिटिव आयन में, छोटे साइज के पॉजिटिव आयन में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है उस एटम की निस्बत या उस आयन की निस्बत जिसका साइज ज्यादा होता है। क्योंकि इसका साइज जो है, पहले एटम आयन का साइज जो एटम छोटा है, इसलिए जो इसका आयन होगा वो भी छोटा होगा। छोटा आयन होने के सबब ये पोलराइजिंग पावर ज्यादा दिखाता है, उस वजह से भी प्रॉपर्टीज पे असर पड़ता है। ठीक है ना। तो इसके अलावा एक और डिफरेंस है, ये जो पहला एटम होता है, पहले एटम में पी पाई बॉन्ड्स बनते हैं। यानी पहला एटम जो होता है इसमें पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। जब पाई बॉन्ड ये बनाते हैं तो एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकता है, पी पाई बॉन्ड्स। उसके बरक्स जो दूसरे एलिमेंट हैं, इसी ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट है, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, जैसे आपने यहां पर देखा डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है तो इस डी ऑर्बिटल को भी बॉन्ड बनाना है, ओवरलैपिंग कर ली है। तो यहां पर इस तरह आप यहां देख लीजिए, जैसे कंपाउंड बन गया ClF3, क्लोरो ट्राइफ्लोराइड या क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड जो है, इसमें फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन के 2 पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है। यानी एक फ्लोरीन जो आता है वो क्लोरीन के एक पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, दूसरा फ्लोरीन दूसरे पी ऑर्बिटल से, और तीसरा फ्लोरीन डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। आप समझ गए ना। यानी फ्लोरीन जो है इसमें पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, जबकि क्लोरीन जो है जब वो क्लोरो ट्राइफ्लोराइड बनाता है या क्लोरो पेंटाफ्लोराइड बनाता है, तो उस वक्त क्लोरीन में पी ऑर्बिटल के साथ साथ डी ऑर्बिटल्स भी हाफ फिल्ड होते हैं। तो क्लोरीन अपने डी ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करता है, जबकि फ्लोरीन जो वो सिर्फ पी ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करता है। तो इसलिए ये जो फ्लोरीन है, अगर ये कहीं पे पाई बॉन्ड बनाएगा और फ्लोरीन ही इस्तेमाल होगा, तो फ्लोरीन सिर्फ पी ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेगा, या ऑक्सीजन अपने पी ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल। जब ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, ओ डबल बॉन्ड हो, तो एक ऑक्सीजन अपने पी ऑर्बिटल को दूसरे ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह नाइट्रोजन आपको मालूम है N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है वो ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बन जाता है, साइड वाइज ओवरलैप से। तो यहां पर एक नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पहले एटम्स होते हैं, इनमें जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो पी पाई बॉन्ड्स हैं, यानी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। उसके बरक्स जब दूसरे एटम्स इसी ग्रुप के जो होते हैं, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन ने आपने देख लिया यहां पर पी पाई बॉन्ड तो बनते हैं, मगर पी पाई के अलावा पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बनते हैं। पी पाई
पी पाई डी पाई बॉन्ड्स भी वजूद में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्डिंग में। तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड्स जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं देन पी पाई बॉन्ड्स। तो इस वजह से भी, चूंकि पहला एलिमेंट जो है जब इसको पाई बॉन्ड बनाना है तो उस पाई बॉन्ड में सिर्फ पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, जबकि बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए भी इस पहले एलिमेंट का बिहेवियर जो होता है वो डिफर करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट था हमारा कि पहला एलिमेंट जो होता है किसी भी ग्रुप का, इसका बिहेवियर जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो इसके लिए जो वजूहात हैं तो उसमें से एक वजह है स्मॉल साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। दूसरा रीजन जो है इस एनॉमलस बिहेवियर के लिए दैट इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। और तीसरा रीजन जो है दैट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। और चौथा रीजन जो है दैट इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायंस। ये कैटायन जो होते हैं पोलराइजेशन कैटायन करते हैं, और जो एनायन होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है। तो जो आयन जितना बड़ा होगा इसकी उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होगी। इसलिए पहला एटम जो होगा इस साइड वाला जो नेगेटिव आयन्स बनाते हैं तो उनकी पोलराइजेबिलिटी जो होगी दैट विल बी लेस। पोलराइज होने की कैपेसिटी जो है वो कम है। यहां पर पोलराइज करने की कैपेसिटी ज्यादा, छोटा कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, छोटा एनायन तो उसकी कम पोलराइजेशन होगी। तो इसी तरह से मैंने आपको एक और बात बता दी कि ये एलिमेंट जो हैं इनमें पहला एलिमेंट जो होता है ईच ग्रुप का, इसमें सिर्फ पी पाई और पी पाई बॉन्ड्स बनते हैं, जबकि बाकी एलिमेंट जो हैं उनमें पी पाई और डी पाई बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। तो इस वजह से भी पहला एलिमेंट जो ईच ग्रुप का होता है इसका बिहेवियर जो होता है दैट इज डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो एग्जाम में ये चीज भी पूछी जाती है कि पहला एलिमेंट जो होता है इसका बिहेवियर क्यों डिफरेंट होता है देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये 2 4 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो एग्जाम में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ, जैसे मैंने पहले ही कहा अक्सर बेस्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13 14 व्हाटसएवर मे बी देयर एंड व्हाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शोज एनॉमलस बिहेवियर देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। व्हाई, इसका मतलब आपको सिर्फ रीजन नहीं देने हैं, ये 2 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप ये याद रखोगे तो आपको किसी भी ग्रुप में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप आसानी के साथ इसका जवाब दे सकते हैं। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा आप किताब देख लीजिए, हर चैप्टर में हर यूनिट में, या रादर जिस वक्त आप एस ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पर 2 ग्रुप को पढ़ने हैं, पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो 11th के ये 2 ग्रुप हैं, 12th के ये 3 ग्रुप्स हैं। तो हर जगह आप ये टॉपिक देखोगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। तो वहां पर सिर्फ हर जगह आप ये रीजंस देखोगे कि क्यों फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट दिखाता है देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।